इस वेबिनार में जुड़े सभी नवीन तथा प्रवीण प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सौजन्य से ट्रांसलेशन एंड लाइफ राइटिंग के वेबिनार का द्वितीय दिवस का हिंदी सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं बहु प्रतिभा के अधिकारी विदुषी प्रोफेसर स्मरप्रिया मिश्र जी। मैडम, आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रोफेसर मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब हमारा समाज नारी शिक्षा का घोर विरोधी था, ऐसे समय में प्रोफेसर स्मरप्रिया मिश्र जी की शिक्षा दीक्षा वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हुई है। अध्ययन के साथ साथ उन्होंने नृत्य संगीत कला के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, संतरण, राइफल शूटिंग पर भी महारत हासिल की है। हिंदी अध्यापना के क्षेत्र में आपका 40 वर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओडिशा सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में आपने 30 वर्ष से भी अधिक समय कार्यरत रही। बाद में रेवेन्सा विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में प्रथम प्रोफेसर चुनी गई और 6 साल तक अपना गुरु दायित्व निर्वाह किया। उसके साथ साथ रेवेन्सा विश्वविद्यालय में ओडिशा के प्रथम महिला कुल सचिव पद पर आसीन हुई और चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ डीन्स का पदभार सफलता के साथ निर्वाह करते हुए सेवानिवृत्त हुई। हिंदी रचना के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। जगन्नाथ दास और तुलसीदास का जीवन चरित्र तथा रामचरितमानस तथा ओडिया भागवत में मूल्य संकल्प आपके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अनुवाद सिद्धांत, भूमंडलीकरण में हिंदी का अनुप्रयोग आपके संदर्भ ग्रंथ हैं। तेजस और शत्रुपा 2 उपन्यास हैं। बनारसी कहानी है। अनुवाद साहित्य पर भी आपने उल्लेखनीय काम किया है। डॉक्टर अजित कुमार त्रिपाठी के गौतम बुद्ध एंड कलिंग, चंद्रशेखर रथ का द्रोह, पंडित अंतर्जामी मिश्र का ओडिया भाषा एक शास्त्रीय भाषा का हिंदी में अनुवाद किया है। भाग्यलिपि मल्ल का आम संस्कृति गाथा का अनुवाद किया है, जो अभी प्रकाशित होने वाली है। आपके मार्गदर्शन में 8 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है और कई शोधार्थी अब भी शोध कार्य कर रहे हैं। ओडिशा में हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रणयन में आपका विशेष योगदान रहा है। प्रोफेसर स्मरप्रिया मिश्र को हिंदी सेवा के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 1912 में आपको विक्रमशिला विद्यापीठ गांधीनगर से ऑनररी डीलिट की उपाधि मिली है। इसके साथ और कई सम्मान जैसे विशिष्ट हिंदी सम्मान, पत्रकारिता शिरोमणि सम्मान, राजभाषा सम्मान, अंतर भारतीय भाषा सम्मान, सौहार्द पुरस्कार आदि। आइए हम उन्हें सुनते हैं। आपका विषय है हिंदी जीवनी, उद्भव और विकास। प्रोफेसर मिश्रा। नमस्कार। रमादेवी महिला महाविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पद्मजा मिश्रा जी, प्रोफेसर मधुस्मिता पति मैडम जो भाषा अधिष्ठाता भी हैं और इस वेबिनार की मुख्य संयोजिका भी हैं, सर प्रोफेसर जतिन नायक जो हम सब के परिचित हैं, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं और चेयरपर्सन भी हैं संभवतः ये, और इस वेबिनार की हिंदी की संयोजिका डॉक्टर स्नेहलता दास जी हैं, और आप सबको मेरा नमन, अभिवादन और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबको पुनः मैं अभिवादन करते हुए थोड़ा सा आपके साथ अपने परिचय के बारे में बता करके अपनी बात रखने की कोशिश करूंगी। ये जो मंच मेरे समक्ष उपस्थित है, ये बहुचर्चित
बहुप्रतीक्षित मंच है और ऐसा कोई भी व्यक्तित्व यहाँ नहीं है जिसे कोई नहीं जानता। कुलपति महोदया तो प्रणम्य है जिन्होंने निर्विघ्न रूप से इतने अध्यापकों की नियुक्ति, प्राध्यापकों की नियुक्ति अपने यहाँ करवा दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद यदि प्रोफेसर जतिन नायक सर की बात करें तो उनसे मेरा पुराना परिचय है। रेवेन्शा में वे हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और काउंसिल में भी वो थे। और उस समय की तो ऐसी स्थिति थी कि जब प्रथम हमारे कुलपति थे देवदास सोटराय, जब कभी अंग्रेजी की कोई दिक्कत आती थी और कुछ लिखना होता था या कहीं ऊपर कहीं भेजनी होती थी कोई चिट्ठी, तो देवदास सोटराय से जब मैं कहती थी तो वो कहते थे मते कौन पचारचू ताको पठे थे जतिन पाको जतिन सजाड़ी दबो। तो इतना स्नेहपूर्ण संपर्क उनके साथ था, जब कभी किसी चीज की दिक्कत आती थी तो मैं वो चिट्ठियां सारी जतिन सर के पास भेज दिया करती थी। एक दो और भी सुंदर मधुर अनुभव है जिसको मैं बताना चाहूंगी क्योंकि इतना महान योग्य व्यक्ति अभी हम लोगों के समक्ष है। सौभाग्य से दिन भाग्यलिपि मल की बात अभी स्नेह जी ने की, स्नेहलता जी ने की। उनकी उस पुस्तक का आम संस्कृति और गाथा उसका अनुवाद जतिन सर ने अंग्रेजी में किया है। और जतिन सर ने और मुझ में अंतर यही देखिए कि जतिन सर ने उसका अनुवाद कर दिया, उसका उन्मोचन भी 1 साल पहले संभवतः हो चुका है और मैं अभी घुटनों के बल जो है रेंग रही हूँ, पता नहीं कब होगा उसका। ये अंतर है। आपको ऐसे महान व्यक्ति मिले हैं इसलिए उनको मैं फिर से नमन करती हूँ। फिर एक अगला अभी का हाल का अनुभव जगन्नाथ संस्कृति पर एक चिन्मयी मैडम है जो बहुत काम कर रही हैं। उनको थोड़ा सा अपनी अंग्रेजी सुधार नीति कुछ उन्होंने लिखा हुआ था तो उन्होंने मुझे 2 नाम मांगे, तो मैंने प्रोफेसर सुमन महापात्र का नाम दिया और जतिन सर का नाम दिया। और जतिन सर का नाम मैंने थोड़ा सा डर के दिया क्योंकि मुझे डर था क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं और यदि ज्यादा काम हुआ तो और उन्होंने मेरा नाम लिया तो नाराजगी हो सकती है, किसी तरह की परेशानी हो सकती है। पर अहोभाग्य हम सबका कि चिन्मयी मैडम ने जतिन सर से बात की और समय पर नहीं पहुंच पाई तो जतिन सर ने उनको फोन करके बुलाया कि आपने कहा था आप आई क्यों नहीं, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। और ऐसे समाज सेवी, ऐसे भाषा प्रेमी बिरले मिलते हैं। ये जतिन सर के चरित्र की विशेषता है, इसलिए आज मैं उनको पुनः नमन करती हूँ, ऐसे महान व्यक्ति जिनके साथ मैं आज जुड़ी हुई हूँ। मधुस्मिता मैडम के पास आते हैं। मधुस्मिता मैडम से भी मेरा पुराना परिचय है। रेवेन्शा में मैडम भी थी और आपके सूचनार्थ बताऊं, जब रेवेन्शा यूनिवर्सिटी बनी तब सबसे पहले मधुस्मिता मैडम ने ज्वाइन किया था और यूनिवर्सिटी में रेवेन्शा महाविद्यालय के सभी लोग थे और मधुस्मिता मैडम जब वहां से गुजरती थी तो हम लोग देखा करते थे कि अब जो परिवर्तन आने वाला है अब कैसे होगा। और मधुस्मिता मैडम को हमने देखा, वहां से आकर वो रमादेवी पहुंच गई हैं और रमादेवी में भी प्रोफेसर हैं, डीन ऑफ लैंग्वेज भी हैं, इसलिए उनको भी मेरा नमन और उनको मैं पुनः अभिवादन करती हूँ। अब बारी आती है, हमेशा ऐसा होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। स्नेहलता मैडम अपने विभाग की हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, पर फिर भी यहाँ इस वेबिनार में उनके बारे में 2 शब्द मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ काम किया या मैंने उनके साथ काम किया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जब जब हम लोग साथ मिले हैं तब तक उन्होंने इतनी समझदारी दिखाई है और जिस काम को उन्होंने किया है, अनुवाद में वो हमेशा लगी रहती हैं, साहित्य अकादमी से भी अनुवाद किया है, जीवनी की बात आती है जीवनी पर भी उन्होंने काम किया है और इसलिए मैं उनके प्रति मेरा आशीर्वाद भी है कि उनका उत्तरोत्तर विकास होए। और सबसे बड़ी बात उनकी चरित्र की एक है कि उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग हो सकता है कि वो कला पारखी हैं। जिस काम को उनको दे दिया उसके बाद हम निश्चित हो जाते हैं, फिर उनको कहने की जरूरत नहीं होती है, उसमें वो लगी रहती है जब तक वो संपूर्ण न हो जाए, जब तक वो संपन्न न हो जाए सही तरीके से। इसलिए ये चीज जो है ये विरले लोगों में ये चीज होती है जो उनमें मैंने देखा है और उनको बारीकी से मैंने परखा है। इसलिए श्रीलता मैडम आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे रमादेवी के साथ जोड़ा। इसलिए मैं शब्द इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ, जैसे कि स्नेहलता मैडम ने कहा कि मैं वनस्थली से पढ़ी हुई हूँ। वनस्थली जो है एक महिला महाविद्यालय है जो अब वो विश्वविद्यालय बना है। ठीक वही बात रमादेवी के साथ भी है। रमादेवी भी एक महिला महाविद्यालय है जिसने विश्वविद्यालय के रूप को उसने धारण किया है। इसलिए एक महिला महाविद्यालय से पढ़कर के एक महिला महाविद्यालय में आकर के उनके लिए कुछ कहना ये मेरे लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, अभी मेरा विरोध कर सकते हैं
सर अभी मेरा विरोध कर सकते हैं जतिन सर, पर मेरा ये मानना है कि नारी अपेक्षाकृत संवेदनशील होती है, नारी अपेक्षाकृत मनोविज्ञान को अधिक समझती है। इसीलिए मेरा इस रमादेवी के साथ जुड़ करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का मुझे जो आपने अवसर दिया है, मैं आपके लिए पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि इतना श्रेष्ठ मंच, इतना उत्कृष्ट मंच बिरले ही मिलता है। इसीलिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने विषय पर। विषय मुझे दिया गया है जीवनी। जीवनी पर मेरे गुरुवर प्रोफेसर राधाकांत मिश्र जी ने कल जीवनी पर आप लोगों से बात की है, और इसीलिए मेरे जो विद्यार्थी मित्र सुन रहे होंगे, मेरे जो विद्यार्थी मित्र जान रहे होंगे, उनको एक जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी क्यों लिखी जाती है, किस कारण से जीवनी का महत्व है, इन सारी बातों को आप लोगों ने जान लिया होगा। पर बात यहाँ उठती है, हम हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं कि जीवनी जो है वह एक आधुनिक विधा है। यदि जीवनी आधुनिक विधा है तो यही एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आता है, यदि जीवनी आधुनिक विधा है तो पुराने समय में क्या जीवनियां नहीं लिखी जाती थी? इसलिए ये प्रश्न चिन्ह हर विद्यार्थी के मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो एमए का विद्यार्थी है, जो शोधार्थी है, वो इन सारी चीजों को सोचेगा। फिर उसके बाद यहाँ एक अगला सवाल आता है कि हम जीवनी को क्या कहते हैं? हम जीवनी को कहते हैं बायोग्राफी, या फिर अंग्रेजी का ही अनुवाद है बायोग्राफी, या फिर परकथा। परकथा शब्द से भी जीवनी को जोड़ा जाता है और कहा जाता है। अब ये सवाल उठता है कि बायोग्राफी यदि अंग्रेजी का हिंदी साहित्य में क्या साहित्य की संरचना नहीं होती थी? क्या हिंदी की संस्कृति या भारतीय संस्कृति जो 5000 साल से भी पुरानी संस्कृति है, इस संस्कृति में क्या ऐसा साहित्य नहीं लिखा गया जिसमें कि जीवनी को स्थान दिया जा सके? इसलिए इतनी देर से आने के पीछे कारण क्या है? जीवनी क्यों इतनी देर से आई? हम क्यों कहते हैं कि भारतेंदु काल से इस जीवनी का आरंभ हुआ? ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह, अगला प्रश्न चिन्ह है। आप यदि हिंदी साहित्य के इतिहास को जाएंगे, आप यदि हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे, तो जितने भी साहित्य का आरंभ जब से हुआ है, तब से किसी न किसी महान व्यक्ति की बात कही गई, पर उसको हम जीवनी की आख्या, जिस जीवनी की बात हम आज कर रहे हैं, जिस आधुनिक साहित्य की विधा की बात हम आज कर रहे हैं, उसकी आख्या हम उसको नहीं दे सकते। उसके पीछे कारण क्या है कि आप यदि हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं, आप देखिए कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में भी जो पौम चरी हुए, रिठजेवी चरी हुए, ये जितने भी, या फिर दीर्घात्मक साहित्य जो आपका आया, आप विसल देव रासो देखिए, जितना भी साहित्य आपका मध्ययुग में जो साहित्य आता है, हर साहित्य में जो है जीवन की बात आती है, क्योंकि किसी एक महान व्यक्ति के जीवन के बिना किसी साहित्य की संरचना नहीं हो सकती। इसीलिए साहित्य जहां आया वहां व्यक्ति आया, साहित्य जहां आया वहां किसी एक महान व्यक्ति की जीवनी आई जिसने कि समाज को संपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। पर अब ये सवाल उठता है, मैंने आपसे जो प्रश्न किया था कि जीवनियों को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह आधुनिक महाकाव्य है, आधुनिक साहित्य है, या आधुनिक साहित्य की एक विधा है। आप यदि हमारे रामचरितमानस में जाएंगे, आप प्राचीन साहित्य में जाएंगे, आप कबीर में जाएंगे, आप उस समय के जो कवि थे, सबसे पहले उस समय भारत की ऐसी स्थिति थी कि भारत एक ऐसा देश था जहां विभिन्न प्रकार से यहाँ पर आक्रमण हुआ और विभिन्न जातियां आई। यहाँ शक आए, यहाँ हूण आए, यहाँ अंग्रेज आए, यहाँ मुगल आए, और इन जातियों के साथ संघर्ष रहते यहाँ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, साथ ही साथ मानसिक व्यवस्था भी चरमरा गई। जब हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, मानसिक रूप से हम सुदृढ़ नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, तब किस जीवनी की परिकल्पना हम करेंगे? इसीलिए संघर्षरत जीवन में हमारा जीवन बीत गया। यही एक बात और है कि आक्रमण कौन करता है, किसी देश पर शासन कौन करता है। यदि आपसे यदि मैं सवाल पूछूं, बच्चों यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आपने कभी अखबार में देखा है, क्या आपने कभी ये जाना है कि किसी झोपड़पट्टी में किसी ने डाका डाला हो? ऐसा कभी नहीं होता है। डाका कहाँ डाला जाता है? जहां महल हो, पैसा हो, लोग हो, ताकि चोर चुरा करके अपनी जिंदगी की परवरिश ठीक प्रकार से कर सके, अपने जीवन को सही प्रकार से चला सके। ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखें तो भारत भी इतना शक्ति संपन्न था, भारत में इतनी खुशहाली थी, भारत इतना धन धान्य से पूर्ण था, विदेशी जातियां आई, उन्होंने अपना स्वार्थ साधित किया और यहाँ से लूट करके ले जा रहे थे, और यहाँ के लोग निर्जीव अशक्त होकर के थे। जब मानसिक स्तर पर हम निर्जीव हो, शारीरिक स्तर पर हम अशक्त हो, जब हमारे पास स्वाधीनता की चिंता हो, ऐसे में किसकी जीवनी हम लिखेंगे? तो इसीलिए जो है जीवनी की परंपरा को उस समय किस आधार पर स्थान दिया गया? राम के चरित्र के आधार पर, कृष्ण के चरित्र के आधार पर।
आज विद्यार्थी मित्रों, आज कृष्ण की बात आई, इसलिए यहाँ मैं आपको सूचित करना चाहूंगी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और किसी के जीवन को जानने के लिए आज के दिन से बेहतर दिन और नहीं है, क्योंकि कृष्ण का जीवन एक ऐसा जीवन है। राम के जीवन की बात आपने विस्तार से कल सुनी है, इसलिए मैं आपको नहीं उस पर विस्तार से जा रही हूँ। कृष्ण का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसने हजारों घात प्रतिघातों को सहा है, हजारों परेशानियों को उन्होंने सहा है, फिर भी जो है मानवता को उन्होंने जीत दिलाई है और हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण प्रतिष्ठित किया है कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है। आप उड़िया बच्चे हैं, इसलिए आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा एक बात कही जाती है, बहुत सुंदर उक्ति है उड़िया में, जहां ना ही भारत है तहां ना ही भारत है। महाभारत में जो चरित्र नहीं है वो भारत वर्ष में वैसा चरित्र नहीं है। और भारत से उस समय तात्पर्य था संपूर्ण विश्व, केवल मात्र भारत नहीं। जो चरित्र महाभारत में नहीं है वैसा चरित्र संपूर्ण विश्व में नहीं है। इसीलिए सारे के सारे, चाहे अनुकूलता में लीजिए चाहे प्रतिकूलता में लीजिए, संपूर्ण विश्व में जितने भी चरित्र परिलक्षित होते हैं, आप उसको सामाजिक स्तर पर देखिए, मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखिए, ऐतिहासिक स्तर पर देखिए, आपको वो चरित्र आपको उसमें मिल जाएगा। इसीलिए हमारे जो प्रधान ग्रंथ हुए, चाहे आप रामायण कहिए या फिर महाभारत कहिए, रामायण की बात यदि आप करते हैं तो रामायण में देखिए कितने चरित्र आते हैं। वशिष्ठ आते हैं, विश्वामित्र आते हैं, अहल्या आती है, लक्ष्मण आते हैं, भरत आते हैं, कौशल्या आती है, दशरथ आते हैं, जनक आते हैं, और न जाने कितने चरित्र हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। केवल मात्र उतने नहीं, उनके साथ साथ जो मनुष्योत्तर जो जातियां हैं उनके चरित्रों को भी निखारा गया है, उभारा गया है, क्योंकि वो महाकाव्य था। इसीलिए यदि आप आज की जीवनी के संदर्भ में उनको देखते हैं, आज की जीवनी की परिप्रेक्ष्य में उनको देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये अपने रामायण में जो है वो 50 जीवनियां हैं। अब की जीवनी को तो संकुचित कर दिया गया है, पर रामायण में 50 जीवनियां हैं। उसी प्रकार से आप महाभारत को लेते हैं, महाभारत में भी असंख्य जीवनियां हैं। कृष्ण या महाभारत के युद्ध से लेकर के देखिए, आप द्रौपदी को देखिए, आप कंस को देखिए, आप कृष्ण को देखिए, आप बलराम को देखिए, जितने भी चरित्र आपके हैं महाभारत के, वहां में महाभारत की भी वही बात है। महाभारत में भी मनुष्यत्व जो प्राणियां हैं उनके प्रति भी प्रेम की बात कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। इसीलिए वहां द्रौपदी, अभिमन्यु, जितने भी चरित्र हैं वो सब अनुकूलता को लिए हुए चरित्र हैं, प्रतिकूलता को लिए हुए भी चरित्र हैं। इसीलिए प्रतिकूल चरित्रों पर, विपरीत चरित्रों पर अनुकूल चरित्रों को, या जिसमें मानवता का भाव है, जिसमें मनुष्यता का भाव है, उनको ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। पर आधुनिक समाज में, आधुनिक जीवन तक आते कोशिश की गई है, पर कैसा रहा, आप इसको सौभाग्य मानिए, एक दुर्भाग्य मानिए, क्यों हमने जीवनी को एक सीमित सीमा में बांट दिया। क्या था पहले, देखिए पहले क्यों जीवनी नहीं लिखी जाती थी, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे जाते थे, बड़े बड़े चरित्रों को, असंख्य चरित्रों को उसके माध्यम से उभारा जाता था। पर ये जो चरित्र थे, एक और बात थी कि उस समय जीवनियां नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वह गुरुकुल की थी। आप श्रुति से लेकर के आज देख लीजिए, जब अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ से पहले तक गुरुकुल में गीतों के माध्यम से गा करके पढ़ाया जाता था। इसलिए आप उत्तर भारत में अभी तक चले जाइए, घर घर में जो है रामचरितमानस सबको याद है। आप उड़ीसा में देखिए भागवत सबको घर घर में याद है। उसके पीछे कारण क्या है, गीति काव्य के माध्यम से, गीति काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य आदि के माध्यम से गा करके, छंदोबद्ध कृति के माध्यम से या छंद के माध्यम से उसको इस प्रकार से कहा जाता था ताकि बच्चा आसानी से उसको याद कर सके, बच्चा आसानी से उसको गा सके, समझ सके और उस चरित्र को, उस जीवन को अपने जीवन में उतार सके। ये सबसे बड़ी बात थी। इसीलिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक ये जो गीति काव्य की जो परंपरा रही, खंड काव्य की परंपरा रही, गीति काव्य की परंपरा रही, महाकाव्य की परंपरा रही, और इसीलिए जो है जीवनी का जो आधुनिक स्वरूप है, जो गद्यात्मक कृत्य जिसको कि हम सीमा में बांधते हैं, जिसको हमने जीवनी के नाम से परिभाषित कर दिया, उसकी शुरुआत हिंदी साहित्य में देर से हुई। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जीवनी जिस, क्षमा प्रार्थी हूं इसलिए बता रही हूं, जिस जीवनी की बात आज हो रही है या जिस अनुवाद पर आपकी संगोष्ठी हो रही है, इस जीवनी को, इस अनुवाद को अतीत में जो है एक बहुत ग्रहणीय काम नहीं माना जाता था, कि जो साहित्यकार इस पर रचना करते थे उनको थोड़ा सा निकृष्ट कोटि का देखा जाता था। उस समय प्रचेष्टा थी किस बात की थी, उपन्यास की थी या फिर कहानियों की थी। यदि गद्य साहित्य का जब विकास हुआ, पद्य की तो पद्य का जब अंत हुआ, तब जब गद्य साहित्य का आरंभ हुआ, तब कहानियां लिखी जाने लगी और उपन्यास लिखे जाने लगे। इसलिए उस समय, आज अनुवाद की जो स्थिति है, आज भूमंडलीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के युग में अनुवाद की जो स्थिति हो गई है, वैसी स्थिति आरंभिक काल में भारतीय युग में नहीं थी।
इसलिए उसकी शुरुआत हो रही थी, गद्य साहित्य का आरंभ था। और हिंदी साहित्य के लिए एक बात और भी थी कि विभिन्न भाषाओं से होते होते हिंदी खड़ी बोली तक पहुंची। इसलिए जो कवि साहित्यकार साहित्य की रचना ब्रजभाषा में कर रहे थे, जो अवधि में कर रहे थे, फिर उसके बाद शुरू हुई आपकी गद्य में पद्य में लिखना, खड़ी बोली की पद्य में लिखना, की भाषा में आने में उनको समय लगा। इसलिए क्योंकि किसी चीज को अपनाने के लिए जो किसी बात की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे होती है, समय लगा सही है, पर आज जहां पर जाकर के हिंदी साहित्य पहुंच चुका है, आज जिस कोटि पर वो पहुंच चुका है, वह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद क्यों नहीं लिखी गई पहले, उसमें उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय सभ्यता की एक विशेषता है, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि हम प्रदर्शन प्रिय नहीं है। आप देखिए, आप भक्ति काल के किसी भी कवि में चले जाइए, तुलसी कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोर है, ना मुझे कविता आती है ना मुझमें विवेक नाम की कोई चीज है। जो व्यक्ति इतना कुलीन है, जो व्यक्ति इतना शालीन है, जो व्यक्ति इतना समर्पणशील है, जो कह रहा है कि कवित विवेक है, जिसने महाभारत जिसने रचना कर दी रामायण की, रामचरितमानस की, वो कह रहा है कवित विवेक एक नहीं मोर है, तो कितना विनम्र है, उसकी जीवनी को कौन लिखेगा? पहली बात। दूसरी बात ये, कबीर पर आ जाइए, ठीक है, तुलसी ने ऐसा कहा कि कबीर ने नहीं कहा होगा, कबीर ने तो और विनम्रता की बात कही कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, मेरे पास, मैंने ना कलम छुई है, ना मेरे पास कागज है, ना मुझमें कुछ ज्ञान है, मेरे पास कुछ नहीं, ये बात। अगले कवि आइए आपके, वो क्या कहते हैं, मोसो कहा शीघ्र सो कहा, मुझे राज दरबार में जब राजकवि उनको बनाया जाता है तो वो कहते हैं मुझे शीघ्र से क्या काम है। इसलिए आप भक्तिकाल के जिन कवियों की बात करेंगे या आदिकाल के भी जिन कवियों की बात करेंगे, वो इतने विनम्र थे, कभी भी वे प्रदर्शन प्रिय नहीं थे। प्रदर्शन प्रिय न होने के कारण हम किसी की जीवनी यदि लिखते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक अंतसाक्ष्य होता है, एक बहिर्साक्ष्य होता है। जब अंतरसाक्ष्य की बात आती है तो कभी ना उन्होंने अपने जन्म के बारे में कुछ लिखा है, ना उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ लिखा है, ना उन्होंने कभी कहा है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा, उन्होंने कोई बात नहीं कही। जब उन्होंने कोई बात नहीं कही तो उनकी जीवनी को बहिर्साक्ष्य के आधार पर ज्यादा आधार बनाया जाता है, बहिर्साक्ष्य को, जिन्होंने देखा है, इतिहास जो कुछ कहता है, पुराण जो कुछ कहता है, या कहीं उनकी कविता में कोई बात आ गई है, उनके समकालीन कवि की बात आ गई है, उसको लेकर के देख करके जीवनियों की रचना हुआ करती थी। इसीलिए हमारे पास अंतरसाक्ष्य भी कम थे, हमको बहिर्साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता था, बहिर्साक्ष्य भी कम था, इसीलिए भी उसकी दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद अगली बात, प्राचीन समय में जीवनी क्यों नहीं लिखी जा सकी, मैंने कहा कि हम पराधीन थे। उसके बाद हमारी सारी शक्ति, हमारा सारा बल, सारी भावनाओं का केंद्र था स्वतंत्रता और स्वाधीनता। क्योंकि हमको यदि कोई चीज मिले उसके बाद तो हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, जब जीवन ही अनिश्चित है, जीवन ही अनिर्दिष्ट है, तो हम अपने बारे में क्या सोचेंगे, कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जो है स्वतंत्रता से संबंधित साहित्य की सर्जनाएं होने लगी, स्वतंत्रता से संबंधित कविताओं की सर्जना होने लगी। इसलिए धीरे 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 पद्य से गद्य तक आए, गद्य में आकर के फिर जीवनी विधा को अपनाया हमने, क्योंकि हमारी जो मूल जीवनियां, मूल जो चरित्र थे राम और कृष्ण का चरित्र और उनके जीवन से संबंधित जो चरित्र थे, या फिर प्राचीन समय के हमारे जो राजा थे, प्रमुख राजा थे, राणा प्रताप हुए या झांसी की रानी हुई, जिन्होंने युद्ध किया, संघर्ष किया, संघर्ष के बाद हम जब मानसिक रूप से स्थिर हुए तब उन्होंने अंग्रेजों को देखते हुए, या उन्होंने जिसको लिखा था उसी का, जो मैंने से कहा कि हिंदी का रूपांतर, जिसको कि परकथा हमने कहा या बायोग्राफी हमने कही, उसको हमने लिखने की कोशिश की। उसके बाद जीवनी का लेखन आरंभ हुआ। तो एक पाश्चात्य साहित्य की जब बात आती है, मेरे विद्यार्थी का आपकी जानकारी के लिए मैं आपको विस्तार सूचना तो नहीं दूंगी, क्योंकि वो तो सारी चीजें आपको पुस्तक में मिलेंगी, पर हमको अपने दिमाग को दौड़ाना होगा कि किसकी जीवनी लिखनी चाहिए और किससे हम प्रभावित हुए, किससे हमने प्रेरित होकर के साहित्य की सर्जना की। इसीलिए पाश्चात्य साहित्य की यदि हम बात करते हैं तो पाश्चात्य साहित्य में सबसे पहले सैमुअल जॉनसन नाम के कवि हुए, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी अंग्रेजी कवि थे उन सबकी जीवनी को उन्होंने प्रस्तुत किया। और देखिए, उन्होंने जब उन सबके जीवनी को प्रस्तुत किया, उसके बाद जॉन्स वेवेल्स आए। जॉन्स वेवेल्स जब आए, उन्होंने क्या किया कि सैमुअल जॉनसन की जीवनी लिख दी। इसलिए एक जिसने जीवनी की शुरुआत की, कवियों को लाकर के इकट्ठा किया, दूसरे ने आकर के जिसने इकट्ठा किया था उसकी महानता को प्रतिपादित करने के लिए, उसकी महानता को अभिव्यक्ति देने के लिए, या अपने देश में, अपने साहित्य में, अपने प्रांत में इतना बड़ा साहित्यकार है जिसने सभी कवियों को जीवन दिया। क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है, व्यक्ति की कृतियां जो है वो सामने रहती है, व्यक्ति की कृतियां ही विद्यमान रहती हैं। इसलिए उन्होंने जो महान काम किया उनको भी महान और अमर बना दिया किसने, जॉन्स वेवेल्स ने।
जोन्स वेल्स ने उनको महान और अमर बना दिया, और ये भी काफी उसको प्रसिद्धि मिली, और इससे प्रेरित होकर के हमारे जो भारतीय साहित्यकार हैं उन्होंने जीवनी को लिखना प्रारंभ किया। अब सवाल उठता है कि जीवनी किसकी लिखी जाए। जीवनी जब लिखी जाए तो उसका क्षेत्र कहाँ हो, वो लोग कौन हो जिनकी जीवनी लिखी जाए। जीवनी लिखी जाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि जीवनी किसी काल्पनिक पात्र की नहीं हो सकती है। कोई हमने जैसे कि कविता में, कहानी में, उपन्यास में हमने अपने मन में कुछ सोचा, किसी को पात्र बनाया, उसके बारे में लिख दिया। जीवनी कभी भी काल्पनिक पात्र की नहीं हो सकती है। जीवनी के लिए आवश्यक है कि वो पात्र ऐतिहासिक हो। जैसे मेरे विद्यार्थीगण, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपने भोलाराम, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं कहानी भोलाराम का जीव। भोलाराम एक काल्पनिक पात्र है, वो मर जाता है और उसका जीव, उसके प्राण आकर के जो छटपटाते हैं, उसको पेंशन नहीं मिलती, उस कहानी को आप सबने पढ़ा हुआ है, तो संपूर्ण रूप से काल्पनिक पात्र है। उसके माध्यम से भी हमको शिक्षा मिलती है, या कहानी के माध्यम से कहानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, पर ये वह जीवनी नहीं कहला सकती। सफल जीवनी बनाने के लिए हमको देखना होगा कि वह व्यक्ति किसी इतिहास का पात्र हो, जिसका समय हो, इतिहास से जिसका संबंध हो, उसी को हम बना सकते हैं जीवनी। जीवनी बनाने के लिए हमको और किस चीज की आवश्यकता होती है? जीवनी को कहा जाता है कि जीवनी जो है वह व्यक्तियों का चरित्र है। समाज में जो लोग जी रहे हैं, समाज में जो व्यक्ति जी रहे हैं, उनका चरित्र। उनका कैसा चरित्र? उनका जीवनी मतलब कि हम रावण की जीवनी लिखें, हम कुंभकर्ण की जीवनी लिखें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसे महान व्यक्ति जिनका हमारे देश के प्रति, मानव जाति के प्रति जिनका योगदान रहा है, उनकी जीवनी को ही लिखा जाता है। या जिनको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि जो महामना है उनकी जीवनी को लिखी जाती है। महामना का अर्थ होता है जो मन से महान है, जिन्होंने की देश की सेवा की। वो सामाजिक भी हो सकते हैं, वो राजनीतिक भी हो सकते हैं, वो धर्म से भी आ सकते हैं, वो विज्ञान से भी आ सकते हैं, साहित्य से आ सकते हैं, ज्ञान से आ सकते हैं। उसका फलक जो है एकदम विस्तृत होता है, इसलिए कहीं से भी हम उसको उठा सकते हैं। पर उसका महामना होना जो है नितांत आवश्यक है। बिना महामना हुए उसको हम नहीं कह सकते। अब महामना के लिए फिर अगली बात आती है कि हम जिसको कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो जीवनियां लिखी जाने लगी, जीवनी जब लिखी जाने लगी उस समय मध्यकालीन हमारे जो संत थे उनको महामना के रूप में ग्रहण किया गया, और मध्यकालीन जो संत थे उनके जीवन चरित्र को परिचय का नाम देकर के लिखा जाने लगा। परिचय का अर्थ होता है परिचय। ये जो कवि, ये जिसको मैंने आपको कहा कि अंतसाक्ष्य के आधार पर और बहिसाक्ष्य के आधार पर परिचय के नाम से उनका चरित्र लिखा जाने लगा, जिसमें जो है कबीर परिचय भक्तमाल ने लिखी, तुलसी चरित्र रघुवर दास ने लिखी, गोसाई चरित्र बेनी माधव दास ने लिखी। इस परिचय का शुभारंभ हो गया, पर परिचय में एक कमी थी। क्या कमी थी? कि उसमें जब हम जीवनी लिखते हैं, जब जीवनी की बात करते हैं, उसमें बच्चों 2-4-3 चीजें तो बहुत प्रमुख है, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम कहते हैं तटस्थता, तथ्यात्मकता, ऐतिहासिकता। ये 3 चीजों का होना अनिवार्य होता है कि जब हम किसी की जीवनी लिखें, हम तटस्थ रहें, हमारे पास उसके साथ उसके जीवन से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं वो सब हमारे समक्ष उपस्थित हो, और वह कोई इतिहास का पात्र हो। जब हम उसके बारे में कोई बात कहें तो घटना के आधार पर उसकी बात को हम कर सकें। पर ये मध्यकाल में जो लिखा गया, जिसको मैंने कहा गोसाई चरित्र मैंने कहा, कबीर परिचय की बात मैंने कही, तुलसी चरित्र की बात कही, उसमें इन सब चीजों का अभाव था। और उसके बाद एक और कमी क्या थी कि पूर्वाग्रह भी रहता है। जब हम ऐसे किसी कवि के बारे में लिखते हैं, जब तटस्थता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम तटस्थ न हुए तब हम जीवनी नहीं लिख सकते, और क्योंकि हमारा पूर्वाग्रह बना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के लिए दूं, आप एक बात कहूं, जैसे कि मान लीजिए स्नेहलता मैडम बैठी हुई है और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे ही उनके बारे में कुछ कोई 2 शब्द कहने को कहे तो मेरा पूर्वाग्रह उनके साथ है। उनकी जीवनी यदि मैं लिखूंगी ना कहीं कोई पूर्वाग्रह की बात हो जाएगी। इसीलिए साहित्यकार को पहले तटस्थ होना होगा, पहले आत्मस्थ होना होगा, पहले अपने आप को उस स्तर पर पहुंचाना होगा कि हाँ, अब जब मैं जिस जीवनी को लिख रहा हूँ उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, उसमें जो चीजें मुझे साफ दिखलाई दे रही है उसी को ही मैं लिखने जा रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए तटस्थता की आवश्यकता होती है, तथ्यात्मकता की आवश्यकता होती है, ऐतिहासिकता की आवश्यकता होती है, और पूर्वाग्रह न हो इसकी भी आवश्यकता होती है। इस समय के जो साहित्यकार
हुए जिनकी चर्चा मैंने की, आपसे कबीर परसे की चर्चा की और कबीर चरित्र बोध की चर्चा की, गोसाई चरित्र की मैंने चर्चा की, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी कि उसमें अलौकिकता का समावेश हो गया था। क्योंकि जहां धर्म की बात आएगी, जहां गुरु की बात आएगी, जहां साधना पद्धति की बात आएगी, तो अपने आप जो जिसका गुरु है, जो जिस धारा का साधक है, उसमें अलौकिकता की बात अपने आप आ जाएगी। हमारे जाने अनजाने में उसका प्रवेश हो जाता है। उस हम लाख सोचे कि हमारा प्रवेश इसमें नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं हमारे जाने अनजाने में कहीं कोई चीज ऐसा आ जाती है जो लेखक को तो नहीं खटकती पर पाठकों को खटकती है। इसलिए जीवनी अपने आप में इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है जीवनी को लिखना। इसी संबंध में मैं आपको ये खटकने वाली बात जो है, इसके संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ कथा के माध्यम से। हालांकि ये मेरे जीवन से है, पर क्योंकि जीवनी की बात आ रही है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं हाल ही में अपने बेटे के पास गई थी जो विदेश में रहता है, तो उसके लिए 4 किताबें लेकर के गई थी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और विवेकानंद की जीवनी और 2 विज्ञान की पुस्तकें। और जीवनी और आत्मकथा का अंतर संबंध बहुत है, क्योंकि आत्मकथा से ही हमको अंतर साक्ष्य मिल जाते हैं काफी। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपनी आत्मकथा को लिखते हैं और चरितार्थ उसको निष्पक्षता से इस प्रकार से चरितार्थ करते हैं ताकि उससे आने वाली पीढ़ी को कुछ मिल सके, कुछ लाभ हो सके। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मधुस्मिता मैडम हैं, अंग्रेजी वाले हैं और जतिन सर हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक जो थी वो थी, सबसे ज्यादा बिकने वाली जो पुस्तक थी वो थी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो ये जो सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक थी, उसको मैं लेकर के गई थी। उसकी उम्र ये है कि इतनी कम भी नहीं है कि वो कुछ समझ ना सके, इतनी ज्यादा भी नहीं मेरे बेटे की उम्र की वो सब कुछ समझ सके। तो जब मैंने उसके सामने वो पुस्तक रखी, उसने सीधा मुझसे ये कहा, मामा ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को तो मुझे पढ़ना नहीं है, और ये विवेकानंद को तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ, बाकी इन दोनों को भी पढ़ूंगा। तो मैंने पूछा कारण क्या है? उसने कहा कि ऑटोबायोग्राफी जो होती है उसमें तो खाली झूठी चीजें होती है और जीवनी में आधी सच्चाई होती है, बाकी तो विज्ञान की पुस्तकें हैं, इनको मैं पढ़ूंगा। तो देखिए, तब मैंने उसको उस समय अपने बेटे के तरह नहीं देखा, मैंने देखा कि आजकल की बच्चों की मानसिकता कैसी है। उनके संभवतः मानसिकता इसलिए बनी है कि जो ऑटोबायोग्राफी जो बनती है, जो लिखी जाती है, उसमें लेखक अपनी कुछ बातों को छुपा करके रखता है। तब तुरंत मेरा दिमाग गया केदारनाथ सिंह की तरफ। केदारनाथ सिंह जी जब आए थे रवीशा विश्वविद्यालय, तब मैंने उनसे आग्रह किया था, सर आप तो इतने बड़े लेखक हैं, आप इतने बड़े कवि हैं, आप अपने आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? यदि आप आत्मकथा लिखेंगे तो बाद आने वाले जो लोग होंगे वो आपकी जीवनी को लिख सकते हैं, और हिंदी साहित्य को आपकी जीवनी की आवश्यकता है और आपकी आत्मकथा की भी। तो उन्होंने हंसते हुए एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था, मैडम मुझमें तो हिम्मत नहीं है, यदि आप में हिम्मत है तो आप अपने बायोग्राफी लिख के दीजिए, देखिए। तो उस समय उस बात को मैं समझ नहीं पाई थी, मैंने कह दिया था सर हम किस खेत के मूली हैं और हम क्या लिखेंगे, और बात वही रह गई थी। पर जब ये बात आई है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तब मैंने इस बात को जोड़ा कि जीवनी लिखते समय कितनी सतर्कता की आवश्यकता है, जीवनी लिखते समय हमको कितना सचेतन होना होगा और किस तरह से समझदारी से हमको जीवनी लिखनी होगी ताकि उसका प्रभाव कोई दुष्प्रभाव या कोई कुप्रभाव समाज पर नहीं पड़ सके। और उसके बाद जीवनी में एक और बात आती है कि जीवनी लिखते समय मैंने जो कहा कि मध्यकाल में जो जीवनियां लिखी गई, मध्यकाल के साहित्यकारों को लेकर के जो जीवनियां लिखी गई, उसमें अलौकिकता का प्रभाव रहा और पूर्वाग्रह का प्रभाव रहा और अंतसाक्ष्य में भी इतने विद्यमान नहीं थे जिससे कि उसको लिखा जा सके। फिर आधुनिक काल की जिस जीवनी की बात हम करते हैं, उस जीवनी को जैसे कि महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, उपन्यास हुआ, अंतकथाएं हुई, जितनी भी चीजें हैं उनको कुछ विशिष्ट शब्दों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। उस प्रकार से ये जो जीवनी जो है, जीवनी को भी क्योंकि पाश्चात्य से पहले ही जीवनी को लिखना प्रारंभ, पाश्चात्य साहित्य ने इसको पहले लिखना प्रारंभ किया, इसलिए कुछ पाश्चात्य साहित्यकार भी हुए, कुछ भारतीय साहित्यकार भी हुए जिन्होंने जीवनी को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने जब जीवनी को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया, उसमें जो महत्वपूर्ण बात उनकी जो थी, जिसमें जो थे वे थे शिपले थे, पाश्चात्य साहित्यकार यदि हम देखेंगे शिपले थे, ड्राइडन थे, और भारतीय साहित्यकारों की यदि हम बात करते हैं डॉक्टर अमरनाथ थे, अबू गुलाब राय थे, गोविंद त्रिगुणायत, हिंदी साहित्य कोश में भी उसको परिभाषित किया गया, डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेरी में भी उसको प्रभावित किया गया। इस प्रकार से जो है सबने अलग अलग ढंग से जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी को विविध रूप से परिभाषित की। पर जीवनी को विविध रूप से परिभाषित करने के बाद
कुल मिलाकर के यदि उनका सारा हम ले, सबने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति विशेष के जीवन की चर्चा ही जीवनी है। अर्थात जीवनी का क्या है? व्यक्ति विशेष की जीवनी की चर्चा। जब हम जीवनी लिखे तो सभी को एक साथ नहीं ले सकते, हमको किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन को चुनना होगा, उसी की जीवन के बारे में हमको चर्चा करनी होगी। फिर उसके बाद जब हम उसकी चर्चा करेंगे, एक और महत्वपूर्ण बात आई, इन सब ने कहा कि जीवन में तथ्यों और चरित्र की विशेषताएं हो। जब किसी की जीवन की बात हम कहें कि कोई महान व्यक्ति है, कोई महामना है, उसके जीवन को हम लिख रहे हैं, तो उसकी जीवन के यथेष्ट तथ्य हो, जो पढ़ने वाला जो है उसको उस बात का ज्ञान हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति यह था, इस व्यक्ति ने ये काम किए, पर इतिहास की तरह नहीं, अपितु साहित्य की तरह, ताकि वो उसके हृदय में बैठ जाए, उसके दिल में उसका प्रवेश हो जाए। इस बात को ध्यान देना होगा। इसलिए जीवनी के तथ्य की चरित्र की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है जो हर साहित्य के लिए आवश्यक है, उस बात को वही उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा, उन्होंने क्या कहा कि जीवनी के शब्द सजीव हो। शब्द हुई सजीवता साहित्य में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि जीवनी के शब्द सजीव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि निरर्थक शब्द हो ही नहीं सकते, जैसे कि मान लीजिए शब्द सजीव जो है वो साहित्य की सृजनशीलता का प्रमाण देती है, साहित्य की महानता का प्रमाण देती है। नहीं तो साहित्य आपका इतिहास बन जाएगा। यदि आप इतिहास में देखें तो उन लोगों का जीवन है, कब पैदा हुए, कब मरे, कब उन्होंने क्या किया, कौन कौन से सामाजिक कार्य उन्होंने किए, और समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए कौन सा काम किया, ये सारी बातें तो इतिहास में है। और जब हम साहित्य की विधा में उसका प्रवेश करवाते हैं, साहित्य में जब उसको हम देते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसके शब्द सजीव हो, जो हमारे हृदय को छू जाए, हमारे मन को छू जाए, हमारे मस्तिष्क को छू जाए, ऐसे शब्द संरचना होनी चाहिए। और उसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात आई, शब्द तो मधुर हो पर उसमें सपाट बयानी भी हो। इतना कठिन ना बना दिया जाए जैसे कि मान लीजिए किसी नायिका की कल्पना कर रहे हैं, किसी सौंदर्य की कल्पना कर रहे हैं, आप कालिदास में देखेंगे तो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, नदियों का वर्णन हो रहा है, उसमें जो अलंकरण होता है उस अलंकरण के लिए यहाँ स्थान नहीं होता है। इसलिए उसमें क्या होता है, सपाट बयानी होती है, सहज शब्दों में, सुंदर शब्दों में, सजीव शब्दों में हम अपनी बात को कह दें। ये जीवनी की सबसे बड़ी विशेषता है। जब जीवनी की इस विशेषता की बात आती है, उसमें बाबू गुलाम राय ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जीवनी में महत्वपूर्ण शब्द देखिए, ध्यान दीजिएगा, घटनाओं का अंकन न हो वरन उसका चित्रण। अंकन और चित्रण में बहुत अंतर होता है, अंकन और चित्रण में बहुत फर्क होता है। घटनाओं का अंकन इतिहास करता है, घटनाओं का अंकन आम व्यक्ति करते हैं, पर घटनाओं का चित्रण साहित्यकार करता है, क्योंकि घटनाओं के चित्रण करते समय रेखाचित्र की तरह जीवनी भी, हमारे जीवनी के वो पात्र हमारे सामने साक्षात उपस्थित होता है, हम उसको अपने पास, अपने नजदीक देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए घटनाओं के अंकन का महत्व उसमें नहीं है, अभी तो घटनाओं के चित्रण करना उसमें है। क्योंकि जो जीवनीकार जो होता है, जो जीवनी लिखता है, उसको काया प्रवेश करनी होती है, उसको उस व्यक्ति में काया प्रवेश करनी होती है, क्योंकि अपने समाज से वो घटनाओं को लेता है, उसके इतिहास से उसकी घटना को लेता है, उसके चरित्र से उसकी घटना को लेता है, और उस व्यक्ति को, चरित्र को जान करके एक प्रकार से काया प्रवेश कर उसके साथ साथ वो जीता है। जिसकी जीवनी वो लिख रहा है उसके साथ साथ वो जीता है। मान लो उसने कोई बात कही, मान लो झांसी की रानी का जीवन लिखा जा रहा है, उसमें कोई घटना घटी, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? यदि हम उसमें काया प्रवेश नहीं करेंगे, उस घटना में, उस स्थान में, उस स्थल में, उस युद्ध में, उन अंग्रेजों की मानसिकता में, झांसी की रानी ने अपने पुत्र को बांध रखा था अपने पीछे, उन सब घटनाओं में यदि हम काया प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम जिसका जीवन लिख रहे हैं, जिसकी जीवनी लिख रहे हैं, उसके साथ कतई हम न्याय नहीं कर सकते। इस बात को आप जान लीजिए। उसको न्याय दिलाने के लिए, साहित्य को सरल बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए हमें उसके साथ साथ जीना होता है। जिसका जीवन हम लिखते हैं, हमको उसके साथ साथ जीना होता है। अब बात आती है कि जीवनी लिखते समय, जब हम किसी की जीवनी लिखते हैं, मैंने इससे कहा कि हमको साहित्यकार के साथ साथ जीना होगा, और किन किन चीजों की तरफ हमको ध्यान देनी होगी, या और किन किन चीजों को हमको देखना होगा। इसलिए और किन किन चीजों को देखना होगा, इसको आप उद्देश्य भी कह सकते हैं, या फिर आवश्यकता भी कह सकते हैं, या जीवनीकार कि जीवनीकार जो कर रहा है, जीवनी लिख रहा है, उसकी अवधारणाएं भी आप उसको कहते हैं। आप किसी भी शब्द में उसको रख सकते हैं, ये तोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है, जब जीवनीकार जब जीवनी लिखता है, जब साहित्यकार जब जीवनी लिखता है, तब जिस व्यक्ति की जीवनी को वो लिख रहा है, उसकी जीवनी को घटनाओं, जिंदगी की जितनी भी घटनाएं कालक्रम के अनुसार सजाकर लिखता है। सबसे बड़ी चीज है कि मान लीजिए आप झांसी की रानी का जीवन लिख रहे हैं, या फिर राणा प्रताप का जीवन लिख रहे हैं,
या माउंटबेटन का जीवन लिख रहे हैं, या किसी भी निराला का जीवन लिख रहे हैं, किसी कवि की जीवनी लिख रहे हैं, या फिर विशाल देवरासो में किसी नायक का जीवन लिख रहे हैं या किसी कवि का जीवन लिख रहे हैं, तो उसने जिन घटनाओं का, उसके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको आपको कालक्रम से सजाना होगा। और इसलिए इधर उधर यदि आपने किया तो पाठक को समझने में कठिनाई होगी, और जिसका जीवन लिख रहे हैं, जिसकी जीवनी आप लिख रहे हैं, उसके साथ भी आप सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके लिए भी जीवनीकार को सतर्क रहनी पड़ती है। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है जो हर साहित्य की हर विधा में है। आप कहानी लीजिए, आप उपन्यास लीजिए, आप नाटक लीजिए, आप किसी को आप महाकाव्य लीजिए, आप खंडकाव्य लीजिए, हर एक में क्या होता है कि देश काल वातावरण, जिसको हम कहते हैं कि देश काल प्रसंग के अनुसार उसका वर्णन हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आधुनिक साहित्य में जो कविताएं लिखी जाने लगी वो राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी जा रही थी, क्योंकि उस समय समाज को उसकी आवश्यकता थी। मध्यकाल में जब तुलसी ने राम के चरित्र को उठाया, राम के चरित्र को भी उन्होंने इसलिए उठाया, उस समय भक्ति की आवश्यकता थी। मैं इतिहास में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हिंदी के सारे बच्चे जानते हैं उस समय आवश्यकता दो थी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इसलिए उस तरफ में नहीं जा रही हूँ। उस समय राम जैसे एक व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, एक मर्यादावादी राजा की आवश्यकता थी, एक पुरुषोत्तम व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिस चरित्र को उठा करके उनके माध्यम से उन्होंने आज जिस दलित चित्रण की बात होती है, जिस नारी विमर्श, दलित विमर्श की बात हो रही है, वह नारी विमर्श की बात भी उन्होंने दिखा दी, दलित विमर्श की भी बात दिखा दी, राजा की भी बात दिखा दी, और मानवेतर प्राणियों के प्रति जो प्रेम का भाव, करुणा का भाव, उसकी भी चर्चा उन्होंने उसके माध्यम से कर दी। इसीलिए स्थान काल वातावरण का विशेष महत्व होता है किसी भी साहित्य में। इसलिए जीवनी साहित्य में भी उसी आधार पर स्थान काल वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमको करना होगा, जीवनी को लिखना होगा, जीवनी के प्रति हमको सतर्क होना होगा। जीवनीकार जब जीवनी लिखता है उसके लिए एक उसकी अगली कड़ी है, अगली एक बात है जिसको मैंने आपको कह दिया है, पर फिर से उसको आपको दोहरा रही हूँ कि जिसकी जीवनी लिखी जाती है वो फिर वर्तमान का भी हो सकता है, वो अतीत का भी हो सकता है, और भविष्य का तो हो ही नहीं सकता है। भविष्य का कौन होगा? हमको अपने भविष्य का पता ही नहीं, तो भविष्य को हम कैसे लिखेंगे? वो तो असंभव है। इसलिए उसके लिए कह दिया गया या फिर वो वर्तमान का हो, वो अतीत का हो, वर्तमान का हो या अतीत का हो, कहीं का भी हो, पर वह हमारे लिए एक आदर्श होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व आदर्श का व्यक्तित्व होना चाहिए। अब आदर्श व्यक्तित्व की जो बात आती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक हम साधारण, एक असाधारण, जिसको कि हम आदर्श कहते हैं। कि साधारण हम जो होते हैं या हम लोग जो होते हैं, हमारी हमेशा ये प्रकृति होती है या स्वभाव होता है, हम अपने को भरे, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सारी चीजें हमको सुपरलेटिव डिग्री में चाहिए। पैसा इतना चाहिए कि कभी खत्म ना हो, मान सम्मान इतना चाहिए कि कभी खत्म ना हो, चाटुकार इतने चाहिए जो खत्म न हो, बाल बच्चे इतने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, और आपकी ख्याति भी सब जगह सर्वाधिक हो। इसीलिए हम जब अपने लिए चाहते हैं, हमेशा किसी एक चीज से हमको संतुष्टि नहीं होती है। जब हमको किसी एक चीज से संतुष्टि नहीं होती है, तब क्या होता है कि बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है। हमको अधिक पैसा भी चाहिए, हमको अधिक जीवन भी चाहिए, अधिक सुख भी चाहिए, और अधिक बच्चे भी चाहिए, अच्छे बच्चे भी चाहिए, और सारी हमारी वाहवाही करें, ये सारी चीजें भी हमको चाहिए। जब ये सारी चीजें चाहिए होती है, तब ये सारी चीजें, जिसको कि साहित्य में या भक्तिकाल में माया कह दिया गया है, उसको आधुनिक शब्द में यदि हम कहें, वो सारा का सारा विषाद का कारण बनता है, विषाद का कारण बनता है। इसलिए जितना घर भरने की बात हम सोचते हैं, जितना अपनी चीज को भरने की बात कहते हैं, वो विषाद का कारण होता है। और जितना हम देते हैं, आधुनिक शब्द में यदि वो कहें, तो प्रसाद का कारण बनता है। उससे जो है हमारा जीवन मंगलमय होता है, उससे हमारा जीवन सुखमय होता है, उसका जीवन आनंदमय होता है। जो नैसर्गिक आनंद जिसको हम कहते हैं साहित्य में, जिसको वो नैसर्गिक आनंद केवल मात्र देने से बनता है। और जीवनी किसकी लिखी जाती है? सबसे मजेदार बात यह है कि जो अपने जो विषाद को लाते हैं, विषाद लाने वाले चाहते हैं कि हमारी जीवनी लिखी जाए। जैसे मैंने अपना गमछा आपके गल में डाला और आपने अपना गमछा मेरे गल में डाला, आप भी महान बन गए, मैं भी महान बन गई, इस प्रकार की परंपरा चल पड़ी है। पर वास्तव में जो समझदार थे, वास्तव में जो अपना घर भरने वाले हैं, वही हमेशा ये चाहते हैं हमारी जीवनी लिखी जाए, हमारी जीवनी लिखी जाए, हम मानो, पर हमारे पीछे लोग आए, हमारा अनुकरण लोग करें। पर समाज की व्यवस्था कैसी होती है? समाज ठीक उसके विपरीत होता है। समाज उसका अनुकरण करता है, समाज उसके पीछे जाता है जो केवल मात्र देता जाता है। देना जो है केवल मात्र धन का देना नहीं है। आप में ज्ञान है, आप दीजिए, आपके पास विज्ञान है, आप दीजिए, आपके पास शक्ति है, आप दीजिए, आपके पास मनोबल है, आप दीजिए, आपके पास जो कुछ है
जब देने की बात आती है तो व्यक्ति मैं से निकल करके तुम तक जाता है, तुम से निकल करके समस्त लोग तक, ये देश तक जाता है, देश से निकल करके लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बात आती है। जिस मंडलीकरण की बात आती है, इसकी शुरुआत जो है उस महामना से होती है, उन महान व्यक्तियों से होती है। इसीलिए, और देखिए कैसा विरोधाभास, और जो ऐसा करता है, जो दान देता है, वो कभी भी अपना परिचय नहीं देता। जैसे मैंने आपको तुलसी की बात कही, मैंने आपको कबीर की बात कही, मैंने आपको रसखान की बात कही, महात्मा गांधी को लीजिए, किसी भी महान व्यक्ति को लीजिए, वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरी एक फोटो छप जाए, मेरी तारीफ हो, लोग मुझे कहें। उसके लिए उसके पास समय कहाँ है? उसने तो जिस संकल्प को अपने मन में ले रखा है, उसने तो जिस भावना को अपने मन में ले रखा है, सब में एको हम बहुश्यामी की जो बात, देवत्व की जो बात है, देवता ने जो बात कही है, उस बात को वह सब में देखता है। जब उस बात को वो सब में देखता है, तब उसके पास ये अवसर नहीं है कि मुझे कौन अच्छा कह रहा है, मुझे कौन बुरा कह रहा है। उसको तो मानवता की रक्षा करनी है, मानवता का कल्याण करना है, मानवता का विकास करना है। इसी भावना को लेकर के वह जीवनी का पात्र बन जाता है, क्योंकि वो इतिहास के ऐसे ही लोग याद रखे जाते हैं। आप कलाम को लीजिए, कलाम की थ्योरी जब तक नहीं आई थी, कलाम जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब तक कलाम को बहुत कम लोग जानते थे। विज्ञान के कुछ लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, उनकी जीवनी कैसी रही, सारी चीजों को जानने की आवश्यकता महसूस की गई। और ऐसा आज मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कलाम की जीवनी को न जानता, क्योंकि उनकी जीवनी से प्रेरणा मिलती है। इसीलिए जिनकी जीवनी से प्रेरणा, देखिए कैसा विरोधाभास है, जिनकी जीवनी से प्रेरणा मिलती है वो कभी नहीं चाहते कि हमारी जीवनी लिखी जाए, और जिनको की जीवनी से कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, जो केवल स्वार्थ केंद्रित होते हैं, उनकी अभिलाषा रहती है कि हमारी जीवनी लिखी जाए। पर जीवनी उन्हीं की लिखी जाती है जो महान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनका समाज को कोई योगदान होता है, उन्हीं की बात आती है। या उन्हीं पर साहित्यकार भी साहित्य की सर्जना करते हो। किसी भी विधा का हो सकता है, कोई बहुत बड़ा साहित्यकार भी हो सकता है, प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई, या कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कोई इतिहासकार हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर उसकी जीवनी लिखी जाती है। ये मानव धर्म है, ये हमारी विचार क्रांति है, जिसमें कि हम उसी को स्थान देते हैं जो महान है, जो अपने कर्मों से अपने आप को महान बना देता है। फिर उसके बाद जीवनीकार के लिए एक और महत्वपूर्ण बात आती है। हम जब किसी की जीवनी लिखें तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। हम जिसके जीवन के बारे में लिख रहे हैं, हम जिसके जीवन को जानना चाहते हैं, उसके मनोविज्ञान को हमको देखना होगा। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण दूं कि झांसी की रानी ने 15 को मार दिया, ये शत्रुओं का विनाश किया, इतने लोगों को मारा। उस समय उसका मनोविज्ञान क्या था, उसने क्यों दुश्मनों को मारा, राजा का कर्तव्य होता क्या है, राजा की जिम्मेदारी क्या है, और उसको क्यों मारना पड़ा, क्यों? जो हमने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसीलिए जो है मर्दानी की तरह जो मर्दानी शब्द जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक नारी जो है वो मर्द की तरह, पुरुष की तरह वो लड़ रही है, इसलिए उसकी मानसिकता उस समय कैसी होगी। अभी मैं हाल ही में देख रही थी, नेट में कुछ आया था, देख रही थी झांसी की रानी की बेटा जो है वो, उसने अपना एक आर्टिकल दिया था, वो लिख रहा था कि मेरी माँ जब थी तब मैं तो खुशहाली में था, पर अब मेरी जिंदगी जो है बदतर हो गई। हमने बुला दिया क्योंकि उसका कोई योगदान नहीं रहा। झांसी की रानी का योगदान रहा, इसलिए झांसी रानी की जीवनी लिखी जाती है, झांसी की रानी की कविताएं लिखी जाती है, उनको पढ़ा जाता है। इसीलिए समाज के दर्पण से, समाज के पन्नों से व्यक्ति यदि कुछ करता नहीं है, सामान्य जीवन को जीता है, तो वह धीरे धीरे कब लुप्त हो जाता है, इसका पता ना उसे चलता है, ना व्यक्तियों को पता चलता है। इसीलिए जो है हम जब किसी की जीवनी लिखते हैं तो हमको मनोवैज्ञानिक होना होगा, मनोविज्ञान को जानना होगा। इस मनोविज्ञान के संदर्भ में भी मैं आपको भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जिस तरह से मैंने कहा कि जीवनी भी जो है पाश्चात्य लेखनी से हमने लिया, उनसे हमने प्रेरणा ली, हमने लिखा। मनोविज्ञान के बारे में भी वैसा ही कहा जाता है कि जो मनोविज्ञान जो है वह पाश्चात्य सभ्यता से या पाश्चात्य साहित्य का अवदान है, उससे हम लिया। ठीक है, हमने माना कि वो पाश्चात्य साहित्य का अवदान है, पर मुझे कहते हुए आज हर्ष हो रहा है कि रमादेवी की ही एक विद्यार्थी थी, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ नाम संध्या रानी कौर उसका नाम है, वो रमादेवी की थी, और उसने एमफिल किया है किसी विषय पर, मुझे याद नहीं है, उसमें मनोवैज्ञानिक चित्रण जो भी हो, मनोवैज्ञानिक अध्ययन उसका था। तो मनोविज्ञान के विषयों को पढ़ने का अवसर मुझे उस समय मिला। उस समय मनोविज्ञान को पढ़ने का जो अवसर मिला, उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए रमादेवी की है, इसलिए उसका नाम मैं फिर से लेना चाहूंगी, वो संध्या रानी कौर है। इसलिए मनोविज्ञान का जब अध्ययन किया तो मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि आप एब्नॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं, आप नॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं,
आप चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, आप स्कूल साइकोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से मनोविज्ञान को विविध प्रकार से आपने बांट दिया। मनोविज्ञान को जो आपने विविध प्रकार से बांट दिया, इन सारे मनोविज्ञानों को यदि आप देखेंगे तो सारा का सारा मनोविज्ञान आपके रामचरितमानस में है। आपका सारा का सारा मनोविज्ञान जो है वाल्मीकि रामायण में है। आपका सारा का सारा मनोविज्ञान जो है महाभारत में है। आपका सारा का सारा मनोविज्ञान जो है जितने भी बड़े महाकाव्य लिखे गए, संस्कृत में हो या हिंदी में हो या उड़िया में हो, उन सब में है। इसीलिए क्या है, क्यों पर उसको, जिसको कि आप अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीमलाइन करना, क्योंकि वो या फिर मनुसंहिता में जाइए कि हमने उसको केवल मात्र गुणों के आधार पर बांट दिया, सत्व रजतम, सतगुण रजोगुण तमोगुण। उन्हीं सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण को विभाजित करके जिसको कि स्ट्रीमलाइन किया, उसको अंग्रेज साहित्यकार ने किया, और फिर हमने उसका अनुकरण, हमने कहा मनोविज्ञान जो है वो भी उन्हीं की देने पर। वो सारा का सारा मनोविज्ञान जो है भारतीय साहित्य में है, हिंदी साहित्य में है, संस्कृत साहित्य में है, उड़िया साहित्य में है, तमिल साहित्य, तमिल तो जानती नहीं हूँ पर जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा, हर साहित्य में है। साहित्य में मनोविज्ञान, बिना मन के मनोविज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। अनुकूल मनोविज्ञान भी है और प्रतिकूल मनोविज्ञान है, उन सबको साहित्य में और उपन्यासों में स्थान दिया गया है। तो इसीलिए मनोविज्ञान का भी जीवनी लेखन में भी मनोविज्ञान का विशेष महत्व होता है, इसलिए मनोविज्ञान को भी हमको ध्यान देना होगा। इसलिए ये जो है मनोविज्ञान सबसे बड़ी चीज होती है। फिर उसके बाद हम अपना, जिस चरित्र को हम अपना नायक बना रहे हैं, हमने जिसको अपने जीवन का नायक बनाया है, उसका व्यक्तित्व भी उतना महान होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जिसको आसानी से आम जनता समझ सके और अपने में उसको अनुभव कर सके और सीख सके। बच्चों में आपके लिए सेमिनार, संगोष्ठी है, इसलिए आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस जीवनी को पढ़ने की, इस जीवनी को जानने की आवश्यकता, क्यों जीवनी का महत्व हमारे जीवन में है। पहले आप देखते होंगे प्राचीन समय में दादी नानी के, आपके जीवन में तो हुआ नहीं पर हम लोगों के जीवन में वो हुआ है। श्रीलता मैडम के जीवन में थोड़ा सा कम हुआ होगा, पर हमारे जीवन में वो बहुत था कि हम विविध चरित्रों को, जो उनको कि हमने जीवनी में नहीं माना था, पर उनके जीवन को कथाओं के माध्यम से, नानी दादी की कथाओं के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, उसको हम रोज अपने बचपन में अपनी नानी दादी से सुना करते थे। या फिर शाम को कोई कथा होती थी या कोई चर्चा होती थी या भागवत की बात होती थी, रामचरितमानस की कथा होती थी, तो वो कथाएं जो है हमारे दिल में उतरती चली जाती थी। हालांकि उसका अर्थ हम कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं पता होता था, पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए वह हमारे जीवन में उतरता चला गया। उसी आधार पर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, या फिर हम अच्छे बने या फिर बुरे बने। क्योंकि संस्कार जो चीज होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। उस संस्कार को किसी बच्चे में बचपन से डालना होता है। संस्कार तुरंत नहीं आ जा सकता। मान लीजिए कोई 60 साल का व्यक्ति है और आप कहेंगे चलो मैं तुमको जीवनी पढ़ा करके संस्कारित कर दूंगी या कर दूंगा, असंभव है। उसने तो जो कुछ सीख लिया है वो सीख लिया है। इसीलिए किसी बच्चे को संस्कारित करने के लिए उसको बचपन से जीवनियां पढ़ानी होगी, और बचपन से जब जीवनियां पढ़ाई होंगी तभी उसमें उसके अवचेतन, मनोविज्ञान की बात इसलिए आती है, उसके अवचेतन मन में रहने वाली जो भावनाएं हैं वो हर एक में अच्छाइयां होती हैं, हर एक में बुराइयां होती हैं। हमारे हम में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो सामाजिक मनोविज्ञान में यदि जाऊंगी तो विषयांतर हो जाऊंगी, इसलिए खाली सूचनार्थ आपको बता देती हूँ। बहुत सारी चीजें हमारी अच्छाइयां जो है वो दब जाती है, दमित हो जाती है। पर इन जीवनियों को पढ़ने के कारण, कथाओं के माध्यम से इनको सुनने के कारण, चित्र के माध्यम से उनको देखने के कारण क्या होता है, हमारे मन में दबी हुई जो अच्छी भावनाएं हैं, सद्विचार हैं, सद्वृत्तियां हैं, वो पुनः जागृत होती है। इसलिए जीवनी में मनोविज्ञान का विशेष महत्व होता है, इसलिए क्योंकि वो जीवनी हमको संस्कारित करती है, हमें सुधार करती है। इसलिए बचपन से मेरा तो ये अनुरोध है, जैसे मैडम ने कहा, स्नेह मैडम ने कहा कि पाठ्यक्रम में मैडम है, मैडम न जाने कितने दिन तक रहेंगी, पर स्नेह मैडम तो रहेंगी एक लंबे समय तक। हमें बचपन से लेकर के आगे तक हर क्लास में किसी न किसी की एक जीवनी रखी जाए ताकि बच्चा उससे अनुप्राणित हो। और मैं आपको बताऊं, ये जब हम पढ़ते हैं तो उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं होता है, पर जीवन में, इतने बड़े लंबे जीवन में जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटना आती है, सामाजिक दुर्व्यवस्था आती है, कोई अशांति आती है, कोई दुख आता है, जब मन विचलित होने लगता है, यही हमारे लिए प्रेरणादायी शक्तियां बनती हैं। हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हम जीवन से हारते नहीं है, हम टूटते नहीं है, हम आत्महत्या नहीं करते हैं, जिजीविषा के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। और जिजीविषा के लिए निरंतर संघर्ष करना ये भारतीयों की विशेषता है।
इसलिए भारतीय जो है वो निरंतर, क्योंकि उसका जीवन, उसका अतीत, उसका इतिहास, उसका संघर्ष इतना रहा है कि वो संघर्ष करना जान गया है, सीख गया है, जीवन से हारता नहीं है, जीवन से टूटता नहीं है। एक दिशा खत्म हो गई, ठीक है, दूसरी दिशा तो है। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के लिए कर सकते हैं। इसीलिए जो महान व्यक्ति होता है वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो हमेशा दूसरे के लिए करता है, और जो दूसरे के लिए करता है उसकी जीवनी लिखी जाती है। इसलिए जीवनी में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। इसीलिए जीवनी में एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जब जीवनीकार जब जीवनी को लिखता है, साहित्यकार जब जीवनी को लिखता है, उसके लिए इस बात के लिए भी सतर्क होना होगा कि वह ऐसे शब्दों को लिखे कि जिससे पाठक उसकी ओर आकर्षित हो। मान लीजिए कई बार होता है कि जीवनी के कुछ कुछ अंश हम स्कूलों में देते रहते हैं। मुझे अनुभव याद आ रहा है अपना, विवेकानंद का जीवन चरित्र हमको लिखना था, शायद 7वीं में या 6वीं में, मुझे याद नहीं। प्रोफेसर राधाकांत मिश्र, जिनको आपने कल सुना, उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिख करके लाना, मैं उसको थोड़ा सा सुधार दूंगा। क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों की भाषा चाहिए होती है, छोटे छोटे वाक्य चाहिए होते हैं, और छोटा वाक्य लिखने में जितने सिद्धहस्त प्रोफेसर राधाकांत मिश्र हैं, मैं तो लगता है कि शायद ही भारत भर में कोई इतना ऐसा होगा जो इतना छोटा वाक्य लिखता होगा। तो उन्होंने मुझे दिया विवेकानंद की जीवनी का कुछ अंश लिख करके, लेकर उड़िया से देख करके हिंदी में लिख करके ले जाने के लिए। मैं लिख करके लेके गई, बड़ी बड़ी बातें थी, ऊंची ऊंची बातें थी, महान बातें थी, और बच्चा था 7वीं का। सब ने उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। कह रहे कि तुमने ये अपने लिए लिखा है, इस बच्चे के लिए लिखा है, ये छोटा बच्चा, ये जो मेरे घर में ये बच्चा खड़ा है, ये पढ़ेगा उसको, और तुमने तो वो मेरे लिए सब कुछ लिख दिया, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मुझे उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, समझाया कि इसको ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए जीवनी लिखना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। वो बिल्कुल व्यवस्था, साहित्य ये भाषा की व्यवस्था है। आपको उस विषय में रुचि हो, उस व्यक्ति में रुचि हो, उस व्यक्ति ने जो कुछ काम किया हो उसमें भी आपकी रुचि हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए जीवनी जब हम लिखते हैं कि पाठक उससे आकर्षित, जो पाठक है वो पहली का भी हो सकता है, पाठक एमए का भी हो सकता है, उसको पाठक रिसर्च स्कॉलर भी हो सकता है। एक बच्चे के लिए जिस जीवन की जिस भाव की आवश्यकता है, रिसर्च स्कॉलर के लिए उसकी आवश्यकता नहीं। उसके लिए ऊंची ऊंची बातें होंगी और शब्द होंगे, प्रतीकात्मक शब्द होंगे, उसको वहां से निकलना होगा, आप्त वाक्य होंगे, आप्त वाक्य को उसको ढूंढना होगा। वो सारी चीजें जो है, जो किसके लिए लिख रहे हैं उस हिसाब से शब्द बदल जाते हैं और भाव बदल जाते हैं। उसके बाद जीवनी में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि बहुत सारी चीजों को उजागर करना होता है। जिसकी जीवनी हम लिख रहे हैं उसकी वंश परंपरा, कुल आदि का भी वर्णन होता है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप हमेशा टीवी देखते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं मैं एक चाय बेचने वाला हूँ, हमेशा वो कहते रहते हैं, या फिर जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे वो कहते हैं कि मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ और समुद्र के किनारे में पक्षियों को देखता था, तब मैंने उड़ती पक्षियों को देख करके जहाजों की लैंडिंग की बात मैंने सोची, फिर उसके बाद में साइंटिस्ट बना। ये सारी जो है, इसीलिए जो है ये बात हमको क्यों आकर्षित करती है? कई बार छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें इतनी प्रतिभा होती है, उनमें इतनी शक्ति होती है, उनको अवकाश नहीं मिलता है, उनको अवसर नहीं मिलता, उनमें एक हीनमन्यता का भाव होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं होगा। इसलिए हमसे कुछ नहीं होगा ये जो बात है, उससे ऊपर उठने के लिए इसकी आवश्यकता है। अभी 2-3 दिन पहले एक और वेबिनार हो रहा था, उसमें मैं एक बहुत अच्छी बात सुन रही थी। एक वाइस चांसलर नहीं, वो कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कहीं वो भाषण देने गए थे, एक छोटा सा बच्चा था, वो नटखट था, वो हमेशा था। तो जब सवाल पूछने की बात आई तो वही खड़ा हो गया। तो प्रोफेसर उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया कि सर ये बहुत नटखट है, वो उठपटांग बातें पूछता है और इसको अवसर मत दीजिए, वो परेशान करेगा बिना वजह। तो वाइस चांसलर ने कहा, चक्रवर्ती है, मुझे नाम याद आ रहा है, जो भी हो, अब हाल ही की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको जो कुछ पूछना है उसको पूछने दीजिए। छोटा सा बच्चा था, 7वीं क्लास का बच्चा था, और उसने कहा कि सर मैंने इस कमरे में एक छिपकली को देखी। तो उनका ये मुझसे पूछने की क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर एक और बात है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो सर मैंने देखा कि उस छिपकली की पूंछ कट गई। तो उन्होंने कहा कट गई तो कट गई, फिर मैं क्या करूं? फिर उसने अगला सवाल किया कि सर मैंने कुछ दिनों बाद देखा कि उसकी पूंछ फिर से जुड़ गई है। तो उनका जुड़ गई, मैं क्या करूं? अब तक वो सवाल पर नहीं आया था। तब उसने सवाल ये किया कि सर मेरे दादाजी जो घर पर है उनकी उंगली कट गई है, पर उनकी उंगली क्यों नहीं बढ़ रही है आगे? और इसलिए उनकी उंगली भी तो बढ़ सकती है। तो सोचिए उस बच्चे में कि मनुष्य की उंगलियां क्यों नहीं बढ़ती है। कोई एक जेनेटिक डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ एक ऐसा हो सकता है कि उंगलियां छिपकली की पूंछ की तरह भी अपने आप बढ़ सके। ये भाव उसके मन में आ रहा है, पर उसके लिए अवसर नहीं। इसीलिए जब सवाल पूछे जाते हैं अवसर देना चाहिए। इसलिए वंश परंपरा की जो बात आती है, कुल की बात आती है, वंश परंपरा की बात आती है, उन सबका वर्णन करना चाहिए। वंश परंपरा की और कुल की जब बात आती है, इसी प्रसंग में मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। प्रसंग में आगे बतानी थी पर यह बात आ गई तो आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ
एक संगोष्ठी में मैं गई थी रांची, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े पंडित ज्ञानी सब थे, मेरे साथ एक मेरे उड़िया मित्र भी गए हुए थे, वो उड़िया में गए थे, मैं बोलने के लिए मैं हिंदी में। तो मैंने देखा वहां पर कि रांची में बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उड़ीसा में भी बिरसा मुंडा, राउरकेला की तरफ से यदि कोई होगा या राउरकेला जाते होंगे तो वहां बिरसा मुंडा की प्रतिमूर्ति है और तीर लिए हुए बिरसा मुंडा वहां खड़ा हुआ है। जब मैं रांची में गई मैंने देखा बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा महाविद्यालय, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा प्लेनेटोरियम, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, ये तो हमारे यहाँ का है, इतनी दूर कैसे आ गया और उसके नाम से इतना है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरे साथ जो सज्जन थे मैंने उनसे पूछा, सर ये बिरसा मुंडा उसकी प्रतिमूर्ति तो मैंने उड़ीसा में देखी है राउरकेला में, और यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे से ही थे जितना मैं जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक सरल सा सवाल दे दिया, उत्तर दे दिया, मैडम पैदा वो वहां हुआ है, उसका जन्म क्षेत्र वो है, कर्म क्षेत्र वो है। पर संतुष्ट नहीं हुई, बहुत दिनों बाद फिर मैंने आकर के पलटना शुरू किया, देखना शुरू किया। सौभाग्य से मुझे एक बहुत अच्छी किताब मिल गई, हमारे भारतीय विभूति, एक बहुत अच्छी किताब मिली, तो उसमें मुझे बिरसा मुंडा मिले। और बिरसा मुंडा जब मिले तब मैंने देखा कि वो इतना बड़ा विभूति है। इसलिए वंश परंपरा की बात आ रही है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, बिरसा मुंडा इतने बड़े विभूति जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ वो पैदा हुए, पहले तो अविभाजित उड़ीसा का अंश था, इसलिए वो झारखंड में उनकी प्रतिमूर्ति है, जो भी कुछ है। वह व्यक्ति ऐसा था जो मुंडा था या जनजाति का वो व्यक्ति था। जनजाति का होने के बावजूद भी वो प्रकांड विद्वान था और पंडित था। उसने पढ़ाई की और अंग्रेजी में भी पढ़ाई की। पढ़ाने के बाद उसने रामचरितमानस पढ़ा, उसने भागवत पढ़ा, उसने संस्कृत का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद बिरसा मुंडा जो जनजाति का व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने एक पंथ का निर्माण किया, बिरसई पंथ। इसीलिए जैसे नाथ पंथ, शैव पंथ होता है, बिरसई पंथ का निर्माण किया। बिरसई पंथ क्या है, देखिए बिरसई पंथ की विशेषता यह है कि जनजाति के लोग शराब पीते हैं, जनजाति के लोग अशिक्षित हैं, जनजाति के लोग जो है वह पढ़ते नहीं है, शिकार करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, उससे उनको हटाया। और मात्र इतनी बात नहीं, उस समय जब प्लेग की महामारी फैली, महामारी ने वह नंगे बदन, वो तो वैसे ही जनजाति का था, एक नंगे बदन जाकर के सबकी इतनी सेवा की, इतनों को उन्होंने ठीक किया। उनके लिए कहा गया कि वो भगवान है, जिसको छू देते हैं वो सौभाग्य से जिसकी सेवा करते थे वो ठीक हो जाता था, क्योंकि मरीज जो है उसकी आधी बीमारी जो है सेवा से ठीक होती है, आप जानते हैं। तो इसलिए लोगों ने उसको भगवान कहना शुरू किया, वो है बिरसा मुंडा। इसीलिए ऐसा जो बिरसा मुंडा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और ऐसे जनजाति के लोग हैं, उनकी जीवनी लिखने की आवश्यकता है। और जिसको कि हमने नहीं लिखा, जो इतिहास के काल ग्रंथ में पढ़ा हुआ है, मैडम ने, आपके संस्थान है रमादेवी महिला विश्वविद्यालय ने इसको शुरू किया, तो ऐसे चरित्रों को उठाए। क्योंकि मैंने तो, और इन सारी बातों को कहां से लिखा गया, केवल मात्र इतिहास में, केवल मात्र सूत्र के रूप में है। सूत्र रूप में ये दो चार बातें कही गई हैं, मैंने सुन लिया, मैंने आपके समक्ष कह दी, मैंने कह दिया, मैं भी भूल जाती हूँ, आपको मैं कह दूंगी, आप लोग भी भूल जाएंगे। पर जो साहित्यकार हैं, जो लिखने वाले हैं और जिनमें सृजनशीलता है, उनको ऐसी सोच रखनी होगी कि हमको ऐसे ऐसे चरित्रों को उठाना है जो हर वर्ग का हो, एक वर्ग का व्यक्ति नहीं, कुलीन वर्ग नहीं, अभी तो जिसने समाज को योगदान दिया है, जिसमें शक्ति है, बिरसा मुंडा लोग जैसे 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 जो महान लोग हैं, उन सबको भी हमको उठाना होगा, जो काल के गर्त में पड़े हुए हैं, इतिहास के गर्त में पड़े हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी ना मुझे है ना आपको है। इसलिए ऐसे मान लीजिए बिरसा मुंडा जैसा है कि कोई और होगा, कोई जनजाति में, वो उभर करके आ सकता है, उसके जीवन को हम नई प्रेरणा दे सकते हैं, उस जाति को हम नई प्रेरणा दे सकते हैं। इसीलिए हमको किस चीज की आवश्यकता होती है, वंश परंपरा की आवश्यकता होती है, कुल की आवश्यकता होती है। इसीलिए कुल का नाम क्यों लिखे, कई बार से कि जाति पाति, जैसे कि कबीर वाली बात है, आप ले आएंगे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि के भोई, एक रात सब जगह उपजा का बामन का सुधरा। ये जो है, ये बामन सुधर की बात नहीं है, यहाँ व्यक्तित्व की बात है। जो नीचे पड़ा हुआ है, जिसमें कोई हीन मान्यता का भाव है, उसको हम कैसे ऊपर उठाएंगे, उसी बात को हमको उजागर करना है। वो जिस पक्ष की बात कबीर कह रहे हैं, हमको उस पक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, हमको उस व्यक्ति की महानता से लेना देना है कि हर व्यक्ति जिसने मानव जीवन पाया है, हर व्यक्ति में अच्छाई है, वो व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। इसके प्रति हमको जागरूक होना होगा जीवनी के माध्यम से। मुझे पता नहीं कितना समय हो गया, स्नेह मैडम थोड़ा सा बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बोलते चली जाऊंगी। समाप्त कर दूं? नहीं, आप कहकर समाप्त करें। ऐसा नहीं, थोड़ा सा कहकर आप समाप्त करें, थोड़ा सा कहकर सब, क्योंकि ज्यादा कहूंगी तो फिर तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वक्त समय तो देर से शुरू हुआ, फिर कहिए। अंतिम वक्ता और अंतिम श्रोता की पीड़ा मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं दोनों में रह चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों की समस्या में समझ रही हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा और कहकर समाप्त कर दूंगी, ठीक है? तो
बात हो रही थी, छोड़ दीजिए फिर ये इतनी सारी बातें। फिर जीवनी के बारे में आते हैं। जीवनी की जब बात आती है कि जीवनी, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कह देना चाहूंगी कि ये जो जीवनी लिखने की परंपरा जो शुरू हुई, जीवनी परंपरा में उसका वर्गीकरण कर दिया गया। वर्गीकरण जो कर दिया गया, धार्मिक महापुरुषों की जीवनी लिखी गई, राजनीतिक महापुरुषों की जीवनी लिखी गई, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी लिखी गई और साहित्यिक महापुरुषों की जीवनी भी लिखी गई, और विदेश में रहने वाले जो महापुरुष हैं उनका भी जो योगदान रहा उनकी जीवनी भी लिखी गई। इसलिए विस्तार से मैं नहीं जा रही हूँ, वो सब पुस्तक में विद्यमान है, आप लोग सब उसको देख लेंगे बच्चे। पर एक बात आपको भी समझाऊंगी, जो शंका आपके मन में आनी चाहिए कि एक वाक्य का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग मैंने कहा कि राजनीतिक, दूसरा शब्द का प्रयोग किया ऐतिहासिक। राजनीतिक महापुरुष और ऐतिहासिक महापुरुष, तो इनमें क्या अंतर है? राजनीतिक महापुरुष और ऐतिहासिक, आप कहेंगे राजनीतिक जो महापुरुष है वही तो ऐतिहासिक महापुरुष है। तो राजनीतिक महापुरुष जो है, भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारी राजनीतिक प्रक्रिया जब बदली, तब राजनीतिक महापुरुषों का स्वरूप भी बदल गया। जब ये जो है उस जो ऐतिहासिक महापुरुष थे वो एक से प्रशासन था, कभी मुगल आए, कभी हुण आए, कभी शक आए, कभी अंग्रेज आए, तो उस समय के जो ऐतिहासिक महापुरुष थे, इतिहास में उनसे या फिर किसी महापुरुष ने संघर्ष किया हो, या फिर कोई एक अच्छा राजा बना हो, जयसिंह राजा बने, इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं उनको हमने ऐतिहासिक महापुरुष की कोटि में रखा। और राजनीतिक महापुरुष, आधुनिक जो राजनेता हैं जिन्होंने महान काम किया है, उनको आधुनिक महापुरुष की कोटि में रखा। इसलिए इस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगी, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। इसका जो विकास होता है, खाली नाम देकर के छोड़ रही हूँ क्योंकि अब समय नहीं है, इसलिए इसका विकास जो है, इसके विकास को हम कहते हैं उन्मेष काल। उन्मेष काल जो है आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से जब भारतेंदु युग आरंभ हुआ तो खड़ी बोली का उन्मेष काल भी वही रहा। इसलिए उन्मेष काल जो भारतेंदु युग है, शोधन काल जो है वो द्विवेदी युग है, और इसका विकास काल जो छायावादी युग है, प्रकर्षण काल छायावादोत्तर युग है, और अद्यतन काल। इसके बारे में विस्तार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खाली आप जानते हैं भाषा उस समय पर निश्चित नहीं थी भारतेंदु के समय, इसीलिए उसका आरंभिक काल कहा गया। देखिए मधुस्मिता मैडम आ गई है। मैडम सूचना मुझे मिल गई, मैं समाप्त कर रही हूँ तुरंत। आपकी थकान को समझ रही हूँ मैडम। नहीं, मैं पूरा सुन रही थी, यही बैठी हुई थी। कोई बात नहीं। एक बात और, मैं अपने, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करती हूँ और हिंदी भी जानती हूँ और उड़िया भी जानती हूँ, एक बात और आपको सूचना था, आपको बताऊंगी। छोटी सी बात है कि मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको इस बात को जानना होगा कि हमारे राष्ट्र जीवन में अनेक घटनाएं घटित हुई जिसमें उड़ीसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उड़ीसा के महत्वपूर्ण योगदान की बात कहते हैं तो मैं आपके पास सिपाही विद्रोह के लिए आती हूँ। जब सिपाही विद्रोह की शुरुआत की बात आती है तो सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1857 में हुई। ठीक है, 1857 में सिपाही विद्रोह के में जो उड़ीसा प्रांत से बाहर के जो लोग थे उनको हमने देखा, वो सिपाही थे, वो संत थे, वो साधु थे, वो समाज के रक्षक थे, वो नेता थे, उन सबने जो है जो विद्रोह किया वो सारी बातें हमने देखी। पर बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उड़ीसा एक ऐसा महान देश है, उड़ीसा में पाइका विद्रोह शुरू हो गया था उससे 50 साल पहले, 50 साल पहले, जिसकी चर्चा अब हो रही है, पिछले साल हुई थी पाइका विद्रोह की बात, उसको हमको नहीं भूलना। 50 साल पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनकी जीवनी कहाँ है, उनका जीवन चरित्र कहाँ है? जैसे कि जय राजगुरु हुए, बख्शी जगबंधु हुए, चाकी खुंटिया हुए, लक्ष्मण नायक हुए, चकरा बिसोई हुए, और अब चकरा बिसोई हुए, उन सब की जीवनी नहीं है। अब रमा देवी से मैं अनुरोध करती हूँ, मधुस्मिता मैडम से अनुरोध करती हूँ, ऐसे जो लोग चले गए हैं उनकी जीवनी कम से कम आप करवाइए और लिखवाइए। एक बात और बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, यदि आपसे मैं पूछूं कि आप रमा देवी में पढ़ते हैं तो रमा देवी ने क्या किया था, आप कहेंगे वो फ्रीडम फाइटर थी। क्या क्या किया था, किसमें योगदान दिया था, मैडम देख करके बताएंगे, पता नहीं, ये उत्तर आएगा। बख्शी जगबंधु, बीजेपी कॉलेज का नाम कैसे, बख्शी जगबंधु, क्या किया था उन्होंने, मैडम देख के बताएंगे, अभी तो नहीं याद आ रहा है। तो ये उत्तर हमेशा विद्यार्थियों से मिलता है। विद्यार्थियों से इस उत्तर को हटाने के लिए हमें चेष्टा करनी होगी, हम अध्यापकों को चेष्टा करनी होगी, प्राध्यापकों को चेष्टा करनी होगी, और विद्यार्थियों के माध्यम से चेष्टा करवानी होगी, और उनके कोर्स में भी उसको रखना होगा कि बहुत सारे लोगों को, हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे साहित्यिक विधा को, हमारे जीवन को और मानवता के जो मूल्य हैं उन सबको जान सके। ये बहुत आज के जीवन में आवश्यक है ऐसे, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व गठन के लिए, उनके जीवन के निर्माण के लिए और भाषा के विकास के लिए भी, भाषा के विकास के लिए, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, हिंदी भाषा को भी समृद्ध करने के लिए इन सब की आवश्यकता होगी। हमको दुभाषिया होना होगा, दो भाषाओं को जोड़ करके जो महान कृतियां हैं, जो महान साहित्य है, उनका अनुवाद करना होगा और उसकी समीक्षा करनी होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ थोड़ा सा ज्यादा समय मैंने आपका ले लिया, अब यही समाप्त कर देती हूँ, नहीं तो खत्म नहीं होगा मेरा।
और विषय मैं छोटी सी बात आपको यहाँ कह देना चाहूंगी कि जब आपने ये विषय दिया था मुझे कहने के लिए, मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि मैडम इतना छोटा सा विषय क्या रखा, उसमें क्या बोलना होगा। मैंने भी वही सोचा था, पर जब मैं इसमें घुसी तब मुझे लगा कि दिनों दिन इस पर तर्क हो सकता है, इसमें चर्चाएं हो सकती है, इसलिए सबसे अच्छा विषय आपने रखा, क्योंकि जीवन को बिना जाने, जीवनी को बिना जाने साहित्य और जीवन निरर्थक है। इसलिए आपने जीवनी, मधुस्मिता मैडम आपने जीवनी विषय को रखा और जीवन को जानने की प्रेरणा बच्चों को दी, हम सबको दी, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद करती हूँ। ऐसे विषयों को सुनिए जिससे समाज का कल्याण हो सके, जन कल्याण हो सके। रमादेवी महिला महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को पुनः पुनः नमन करते हुए, ये यहाँ जो बैठे हुए हैं आयोजक मंडली जो एक से बढ़कर एक हैं, पुनः मैं आपको नमन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मैडम, मैं कुछ बोलूंगी आपके इस सारगर्भित भाषण जो है, भाषण तो मैं नहीं कहूंगी, ज्ञान का भंडार था, उसमें इतनी सारी जानकारियां थी। और उसमें एक तो बात मेरे समझ में जो आई, मेरे विद्यार्थी भी सुन रहे होंगे, कि जीवनी जो है उत्तर पीढ़ी के लिए बहुत उपादेय होता है, और उत्तर पीढ़ी जो है जीवनी के अलावा जो किसी और को पढ़कर वो आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में उसका लक्ष्य जो है वो जीवनी पाठन में होना चाहिए। और आपने जो जैसे सलाह आपने दिया बिरसा मुंडा के बारे में, आपने जैसे उदाहरण देते हुए बताया कि जनजाति से थे लेकिन उड़ीसा के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, उनके बारे में कोई जीवनी नहीं। लेकिन हमारे मैं यहाँ पर धन्यवाद अर्पण करना चाहूंगी हमारे रमादेवी महिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के, प्रोफेसर पद्मजा मिश्र के। उन्होंने ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर स्थापना करने की जो प्रयत्न की है, उसके लिए उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। और उसके आधार पर हमारी जो कोऑर्डिनेटर है इस सेंटर की, मधुस्मिता पति मैडम प्रोफेसर, उन्होंने और इस प्रकार के जो जनजाति से जुड़ी है, जो लोगों के आंखों के परे हैं, उनको लेकर, उनकी जीवनी को लेकर लिखने का प्रयत्न किया है, और काम इस सेंटर का उद्देश्य है। और जैसे आपने कहा कि दलित जीवन का भी काम इस सेंटर के द्वारा होगा। सिर्फ अनुवाद भी नहीं होगा, लाइफ राइटिंग जीवनी भी होगी, आत्मकथा भी होगी, ये सारे लेख और तैयार किया जाएगा। इस पर पीएचडी की डिग्री भी दी जाएगी। इस प्रकार का पाठ्यक्रम हम करने के लिए हम सोच रहे हैं। जैसे मधुस्मिता मैडम जो प्रोग्राम में जैसे बनाया है, वैसे हम सोच रहे हैं कि ये सारी बातें जो है इसमें शामिल होंगी। और आपका जो ये सजेशन है, आपने जो दिया सजेशन की, ऐसे बिरसा मुंडा जैसे लोगों के जो दलित वर्ग के हैं उनको लेकर आने के लिए, खास करके हमारे जो महिलाओं के लिए, जो महिला हमारे जनजाति से जुड़े हैं लेकिन आंखों से ओझल है, लेकिन उनका अवदान जो है समाज के प्रति बहुत बड़ा है, तो उनके बारे में हम काम करेंगे। और इसके अलावा ये सेंटर काम करेगा। और इसके अलावा आपने जैसे कहा कि बच्चे रमादेवी के बारे में नहीं जानते, रमादेवी में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर संघमित्रा भंज, हमारी कुलपति महोदया के आग्रह से उन्होंने ही रमादेवी के ऊपर जीवनी जो है एक लिखा है, जो बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है, और बच्चे जो है उसको पढ़कर जाने। और एक बात मुझे हाल ही में मुझे जानकारी मिली एक जीवनी पढ़ने के बाद, कि हमारे उड़ीसा में जब हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का जो स्थापना हुआ, उसमें रमादेवी जी पहली सदस्य थी। तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है कि, और हिंदी को प्रचार प्रसार करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इतने सालों से ये बात मुझे मालूम नहीं पड़ी थी, लेकिन हाल ही मैंने जो जीवनी मैंने पढ़ा है, उससे मुझे मालूम पड़ा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आपने बहुत कुछ बातें कही है जो हमारे लिए मतलब ग्रहण योग्य है, और इसको हम जरूर मानेंगे। बाकी आपका इतना अच्छा, आपका जो ज्ञान का भंडार आपने यहाँ पर खोल दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे रमादेवी महिला विश्वविद्यालय के तरफ से, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तरफ से, हमारे सबके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक बात कह सकती हूँ मैडम, सिर्फ एक बात, जल्दी में थी इसलिए नहीं कहा। जयदेव जो है वो विश्व के प्रथम गीति कवि है, विश्व के, मैं भारत की बात नहीं कह रही हूँ, इसलिए जयदेव पर भी आप थोड़ा सा काम करवाइए। मैं अनुरोध करूंगी, रखिए उसको दिमाग में कि उस पर कुछ काम हो सके, क्योंकि उस पर नहीं हुआ है अभी तक काम।
जी जी। ठीक है मैडम, बहुत अच्छा लगा। वो पुराने स्मृति हमने। हमारे प्रिय मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मतलब रिक्वेस्ट पर आई और आपको सुनकर तो ऐसा लगा था कि इतना एनर्जी है आप में, और ज्ञान तो है, ज्ञान के साथ वो जो मन में आपका भाव है कि हमको देगा, मेरे को सुनने वालों को मैं वो कम्युनिकेट करूं, वो आपको देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत चीज आप हमने सीखा। कुछ एक्चुअली यहाँ कुछ नोट कर रही थी, इसलिए वीडियो को मैंने ऑफ कर दिया था। कुछ नहीं मैडम, मैं जानती हूँ, आपको जानती हूँ अच्छी तरह। इसके बाद लोग एक यहाँ हम लोग विमेन राइटिंग, जैसे आपने बिरसा मुंडा का कहा, एक ही ट्राइबल विमेन में एक ही लेडी है, उनका नाम है सुमना जोड़िया, सुमनी जोड़िया, सुमनी जोड़िया। वो भी ट्रांसक्राइब्ड है, वो भी लिखी नहीं है। तो हम लोग को नहीं आता था, जाना चाहिए, और लेडीज मतलब औरतों की ऑटोबायोग्राफीज को लाना चाहिए। मेल का भी लाएंगे, मगर उनका भी लाइफ को हम लोग को देखना है, कितने उन लोग अपना लाइफ, उनके पर्सपेक्टिव्स को भी हम लोग को लोगों के सामने लाना है। इतने डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इतने डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इतने डिफरेंट क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है वो हम लोग जाने, तो हम लोग शायद मतलब दो इंसानों के बीच में जो गैप है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये। जी अच्छा, तो इससे आपका, मैं इतना कहकर आपका सहयोग बना रहे हम लोग के साथ। सेंटर में जब भी जरूरत पड़ेगा, आप जब ये खत्म हो जाएगा ये 10 आप आइएगा, और हम लोग आपका प्रेम रहे, और बस क्योंकि सरस्वती की कृपा रहे, जब तक जीवित हूँ मैं शिक्षा के लिए समर्पित हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक।